तो चलो, जय भारत जय भीम दोस्तों। हम हिंदुस्तानियों को हमेशा अपने इतिहास पे गर्व रहा है और हमारे इतिहास में बहुत सारी वीर गाथाएं पढ़ने को आपको मिलती हैं। काफी वीरों का जन्म हमारी मातृभूमि में हुआ और उनमें से एक वीर थे बाबा साहब BR अम्बेडकर, जिन्होंने समाज उत्थान के लिए ऐसे ऐसे एफर्ट्स किए जो कि आज तक सराहनीय हैं। 14 अप्रैल 1891 में BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। वो इस दुनिया में आए और लगातार उन्होंने शोषित वर्गों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, महिला उत्थान के लिए, माइनॉरिटीज के लिए काम किए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी BR अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो BR अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतने शिक्षित थे कि आज तक भी उनके जितना शिक्षित कोई हुआ नहीं है। और ऐसी कुछ कहानियां इस वीडियो में आपको पता चलेंगी जिनको सुन के आपको पता चलेगा कि कितना शोषण पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी और महिलाओं ने हमारे देश में सहा है और अब तक सहते आ रहे हैं। बात करें अगर हम BR अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व की, तो वो ना केवल एक राजनीतिक थे, उसके साथ साथ एक इकोनॉमिस्ट भी थे, एक स्कॉलर भी थे और जैसा मैंने आपको बताया सोशल रिफॉर्मर भी थे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो उनको सबसे पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। बट हुई कुछ ऐसी बातें कि उनकी जो राय थी, बिकॉज वो एक खुले विचारों के व्यक्तित्व के मालिक थे, उनका विचार था कि सबको समानता मिलनी चाहिए। वो जो हिंदू संस्कृति है हमारी, जिसमें हमने वर्णों की बात करी है, जिसमें हमने कास्ट सिस्टम की बात करी है, उससे ज्यादा अलाइन नहीं थे उनके थॉट्स। उनको लगता था कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सब जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, मर्दों और महिलाओं को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। तो 1951 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि भारत सरकार में जो उनका रोल था वो उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा काफी सारी किताबें लिखी उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो उन्हीं किताबों का रेफरेंस लेके, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है द बुद्धा एंड हिज धामा, और उसके अलावा एक और किताब उन्होंने जो लिखी वो थी आपकी एक और बढ़िया किताब जो उन्होंने लिखी वो लिखी थी शिक्षित आंदोलन संगठित। ओके, तो इन किताबों में उन्होंने अपने जो स्ट्रगल था या जो भी उन्होंने जीवन में ऑपरेशन सहे उनके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहला जो कहानी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ वो उनके बचपन से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजों की, स्लाइड में हम दो चीजों की बातें करेंगे। एक तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह का भेदभाव उन्होंने सहा और उस भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए या उस भेदभाव से कैसे उभरा जाए, वो बात करी उन्होंने। तो सबसे पहली कहानी है द फाइट ऑफ वाटर। जैसा कि हमें पता है उनका जन्म हुआ था महार, एक कम्युनिटी है उसमें। महार कम्युनिटी जो है वो SC ST कैटेगरी में आती है और जनरली SC ST कैटेगरी या शुद्ध जो हमारा वर्ण व्यवस्था है उसमें सबसे नीचे रखे जाते हैं। अब तो हालत बहुत ज्यादा सुधर गई है, बट पहले क्या होता था, जो शूद्र थे या जो SC ST कम्युनिटी थी उनके साथ बैठना उठना भी पसंद नहीं किया जाता था। तो उनकी कम्युनिटी में, जो सोसाइटी थी या हम कहें विलेज में, एक स्कूल हुआ करता था जिसमें सारे लोग जाते थे, जिसमें उच्च जाति के लोग भी पढ़ते थे और जो निम्न जाति के लोग थे वो भी पढ़ते थे। बट वहां पे क्या होता था, जो उच्च जाति के बच्चे थे उनके लिए टेबल चेयर, जैसा आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में व्यवस्था होती है, वैसी व्यवस्था हुआ करती थी। जो निम्न जाति के माइनॉरिटी जो लोग थे या हम कहें जो अभी हम रिजर्व्ड कास्ट के नाम से जानते हैं जिन लोगों को, उनके लिए नीचे बोरियां बिछा दी जाती थी, वहां पे बैठाया जाता था। तो एक ऐसा छोटा बच्चा जिसको बचपन से, जब से उसने अपनी शिक्षा शुरू करी तब से उसको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मिला, तो उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते होगे। ठीक है, तो एक किताब लिखी उन्होंने जिसमें उनका बेसिकली एक चैप्टर था नो वाटर नो पियोन। ठीक है, तो उसमें क्या उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक एक घटना का उल्लेख किया जिसको सुन के शायद आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता था, जो उच्च जाति के बच्चे थे उनके लिए मटका रखा रहता था जिसमें से वो पानी पी सकते थे। ठीक है, कोई भी जाता और नॉर्मली उठाया पानी, जैसे टैप से हम पानी पी लेते हैं वैसे पी लेते थे। बट जो निम्न जाति के बच्चे हुआ करते थे, जो लोअर क्लास के बच्चे होते थे, उनको उस मटके में हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। पियोन होता था, वो क्या करता था, उसमें से ग्लास से पानी निकालता था और ऐसे ऊपर से दिया करता था पानी, जिससे कि बच्चा ऐसे ओखली बना के पानी पी ले। अगर पियोन नहीं है, वो छुट्टी पे है, तो निम्न जाति के बच्चों को पानी भी पीने को नहीं मिलता था। और जबकि इंडिया में क्या बोला जाता है, पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। ठीक है, और ऐसी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना जिसमें आपको पानी भी ना मिले, तो वो चीज
बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आघात कर सकती थी किसी भी बच्चे के आत्मसम्मान को, या हम कहें उसके मेंटल डेवलपमेंट को रोक सकती थी। बट बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको आज तक हम बहुत ही एक जानदार दमदार पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज को, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का उपाय निकाला। वो ये नहीं चाहते थे केवल उनके लिए ये सब चीजें बदले, उन्होंने पूरी सोसाइटी, सारे समाज के लिए ऐसे कुछ काम करे जो कि आज तक भी याद रखे जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला भाई, एजुकेशन जो है वो क्या कर सकती है, ये जो वर्ण व्यवस्था है या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको कहीं ना कहीं खत्म कर सकती है। तो दूसरी कहानी, एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। अगर ये वर्ण व्यवस्था खत्म करनी है, अगर ये जात पात डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, औरत मर्द के बीच का जो इम्पैरिटी है वो खत्म करनी है, तो एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपने उनकी शैक्षिक योग्यताएं देखी होंगी, थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं थी उनकी, अभी स्लाइड में हम बात करेंगे उसकी। तो आप ये देख सकते हो वो इतना पढ़े जिससे कि क्या हुआ कि, हाँ ये रही उनकी शैक्षिक योग्यताएं। तो इतना पढ़े कि उनका जो दर था, जो उनका सम्मान था, वो समाज में काफी ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता बनाया गया। आपको अगर पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी है। सो गाइस, थोड़े बच्चों को ये भी यहाँ पे कुछ बच्चे गूगल करके भेज रहे हैं कि भाई उन्होंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। तो भैया लिखने वाला तो अलग होता है ना, ड्राफ्ट करने वाला जो बनाता है वो अलग होता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप देख सकते हो इनकी यहाँ पे शैक्षिक योग्यताएं लिखी गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने बीए और एमए, अपना बैचलर्स इन आर्ट्स और मास्टर्स इन आर्ट किया। उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भी एक बहुत प्यारी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना एमए, डबल एमए किया, उसके बाद पीएचडी करी। ठीक है, पहले उस टाइम पे दलित बच्चा या कोई एक ऐसा बच्चा जो एक पिछड़ी जाति से था, या कोई ऐसा आदमी जो एक पिछड़ी जाति से था, वो इतना पढ़ने की तो अपने सपने में भी नहीं सोचा करता था, क्योंकि ना ही उसको इतना उत्साहन मिलता था सोसाइटी से, ना ही इतने पैसे हुआ करते थे उस पे। देन वो गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ध्यान रखो उन्होंने जितनी पढ़ाई करी है सब स्कॉलरशिप पे करी है, क्योंकि बहुत ही एक गरीब निम्न परिवार से आते थे। बट वही दृढ़ता, इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, एडवर्सिटी हैं, वो सारी आप क्या कर सकते हो, उनको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ सकते हो। तो अगर आपके अंदर फोकस है, अगर आपके अंदर वो दृढ़ता है किसी चीज को पा लेने की, है ना, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी करा और डीएससी, इज डॉक्टरेट ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करा। आज तक भी भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये डिग्री हो। तो समझ सकते हो उस बंदे का लेवल कितना था, इंटेलेक्चुअल लेवल कितना था। फिर उसके बाद ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर लॉ किया। बैरिस्टर ऑफ लॉ करने के बाद वो फिर इंडिया आए। इंडिया आके फिर उन्होंने अपना जो सारा टाइम था या अपना जो कार्य था वो माइनॉरिटी, SC ST, वुमेन अपलिफ्टमेंट में, वेलफेयर में बनाया। उनके द्वारा एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि अगर किसी आदमी को जीवन का मायना चाहिए, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो शिक्षित हो। अगर आपके पास शिक्षा है तो ये समझ लो आपके लिए न्यूमरस ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया, उन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट में बहुत जोर दिया। उनका कहना ये था अगर किसी सोसाइटी की प्रोग्रेस को आपको मेजर करना है तो उसमें औरतों का स्थान क्या है, औरतों की प्रोग्रेस क्या है, उसको मेजर करिए, ठीक है, या SC ST या ऑप्रेस जो बेसिकली या रिजर्व जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी प्रोग्रेस को मेजर करिए। सो आप देख सकते हो उन्होंने ये बोला भाई एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप कुछ भी चीज हासिल कर ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छा उनके द्वारा कोट दिया गया, बी एजुकेटेड, बी अवेयर एंड बी एजुटेटेड। भैया एजुकेट हो, अवेयरनेस रखो, और जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती है। और हक कब पता चलेंगे, जब आप एजुकेटेड होगे। सिंपल सा एग्जांपल है, लॉ के द्वारा हमारे लिए इतने सारे रेमेडीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, बट हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम उतने शिक्षित ही नहीं हैं। और अब अभी भी हम लोग शिक्षित नहीं है। तो उस टाइम पे तो कितना शिक्षा का स्तर कम हुआ करता था जब निम्न जाति के लोगों को स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जाता था। ठीक है, तीसरी कहानी जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज फाइट फॉर दलित।
खुद वो इसी दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और उन्होंने देखा था कि कितना डिस्क्रिमिनेशन, कितना शोषण होता है दलित वर्ग का। तो उन्होंने हमेशा दलित राइट्स, दलित लाइफ्स की एडवोकेसी की। ठीक है, अभी तक भी जो रिजर्वेशन पे बहस चलती है, रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था दलित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग हैं उनको, जिससे कि वो लोग और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकें, बिकॉज एजुकेशन के मामले में भी कम हुआ करते थे और अभी भी हैं, और कोई पेरेंटल या पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी जिससे कि क्या कर पाए, कोई बिजनेस शुरू कर पाए। तो उनको सिक्योर करने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। उसके लिए काफी सारी रिसर्च की गई जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने की। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे उस रिसर्च के अनुसार आरक्षण जो दिया गया, जो परसेंटेज बनाई गई वो इस हिसाब से दी गई और धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो चलो इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे नहीं पढ़ेंगे हम। फिर बाबा साहब वॉज अ सिंबल ऑफ सोशल चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज अ सिंबल ऑफ सोशल चेंज। एक दलित बच्चा किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उससे उबर कर डीएससी जैसी डिग्री हासिल करता है। देश का पहला देश का जो पहला बेसिकली कानून मंत्री है वो बनता है। उसके बाद जब उसकी सुनी नहीं जाती है तो डंके की चोट पे वो क्या कर देता है, उस जो पद है उससे इस्तीफा दे देता है। तो भाई ही वॉज अ सिंबल ऑफ सोशल चेंज। उन्होंने बहुत, जैसा मैं पहली स्लाइड से आपको बताती हुई आ रही हूँ, जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी सोसाइटीज हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उनके लिए काफी सारी चीजें करी हैं। ठीक है, जिनका अभी तक हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, बिकॉज अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज शायद मैं भी यहाँ पे खड़ी नहीं होती आप लोगों के सामने। सो गाइज, ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, बिकॉज आज का दिन ऐसा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही गर्व से उनका जो जन्मदिन है, जिसको हम अंबेडकर जयंती बोल रहे हैं, वो पूरे देश भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और काफी बच्चों को यही नहीं पता है कि अंबेडकर जयंती क्यों सेलिब्रेट की जाती है, या अभी जो नया जो वर्ग आ रहा है स्टूडेंट्स का, उनमें से काफी बच्चों को तो अंबेडकर जी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, वही सब चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो एक ऐसी भव्य पर्सनालिटी की बात हमने यहाँ पे करी जिन्होंने ना केवल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, बट पढ़ाई करने के बाद जब वो इंडिया आ गए तब भी उनको अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ये एक ऐसा फोटो है जिसमें वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके बाद भी उनको बुलाया गया विचारों को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद भी उनको काफी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया, मतलब संविधान बनाना। आप समझ रहे हो कितना बड़ा काम है। भले ही रेफरेंस लिया गया काफी सारे संविधानों से, बिकॉज वो कंट्री ज्यादा डेवलप थी, वहां पे लोग ज्यादा एजुकेटेड थे, बट अगेन एक इतने बड़े मल्टीकल्चरल एक जो देश है जहां पे हम कहते हैं हर 20 कोस में डाइवर्सिटी है, एक ऐसा संविधान बना के उन्होंने खड़ा कर दिया, एक ऐसे संविधान की नींव रख दी उन्होंने जिसपे कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर पाया। ठीक है, सो ये देखो, एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में हमने बात करी यहाँ पे जिन्होंने पूरा इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था, इतनी प्रभावशाली पर्सनालिटी जिसने पूरा इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर बदल के रख दिया। अब देखो गाइज, आपको पता ही है कि भाई अगर कोई सरकारी दफ्तर है तो वहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज या उनकी मूर्ति भी नहीं, मूर्ति पूजन के तो वो सख्त खिलाफ थे। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको, अंबेडकर जी जो थे वो हिंदू जो रीतियां हैं या हिंदू में जो अस्पष्ट बेसिकली सिद्धांत हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजन, इनके काफी खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने 1951 के आसपास इस्तीफा दिया था, और जो उन्होंने 1947 में वो क्या हुए थे, कानून मंत्री बने थे, उससे कहीं पहले ही अपना हिंदू धर्म त्याग दिया था, और करीब 2 लाख अनुयायियों के साथ जो कि SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जो मूर्ति पूजन में या वर्ण व्यवस्था में बिलीव नहीं रखते थे, उनके साथ बुद्ध धर्म को ज्वाइन किया था। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उनके द्वारा भी काफी किया गया, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है या गौतम बुद्ध जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पैरिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब भाई इंसान सारे जितने भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, बट वो समान होने चाहिए। ठीक है ना, पर वो समान होने चाहिए, क्योंकि एक ही हमारा देश है, एक ही हमारी सोसाइटी है, एक ही हमारा रिलीजन है, तो जाति एक क्यों नहीं हो सकती। यही सवाल उठाए
हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने, जिससे कि क्या हुआ, एक ऐसा क्रांति आई जिसमें जो लोग पिछड़ित थे, जो लोग ऑप्रेस थे, जो लोग निम्न वर्ग से थे, उन्होंने सब लोगों ने हिस्सा लिया और शायद उसकी वजह से ही जो इतना रिफॉर्म हुआ है सोसाइटी में वो हो पाया। ठीक है, सो भाई यही मुझे आपको 5 कहानी सुनानी थी और कुछ ऐसे विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जिनको आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि ये विचार जो है ना केवल आपको अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेंगे, भले ही आप उच्च जाति से हो, भले ही आप निम्न जाति से हो, उसके इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये विचार आपको एक अच्छी सुलझी हुई जीवन जीने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो उन्होंने बोली, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। तो अगेन बहुत सारे लोगों ने यही बोला है ना, जो परसिस्टेंस है, लगातार जो एफर्ट्स करना है, वो हमेशा आपको एक रिजल्ट देता है। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर क्या होते हैं, सीढ़ी होते हैं जिसपे चढ़ के आप सक्सेस की तरफ पहुंचते हो। तो फेलियर्स को सीढ़ी बना लो और सक्सेस पे पहुंच जाओ। और सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नंबर 1 पे रहोगे, आप फिर नीचे गिरोगे, फिर आपको नंबर 1 पे जाना होगा। तो जो परसिस्टेंस है, जो रेगुलर एफर्ट्स हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। इसीलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखिए जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। तो इतनी सफलता हासिल कर लो कि लोग उसकी बराबरी ही ना कर पाए। जैसे कि आज तक इतिहास के सुनहरे पन्नों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दूसरी चीज, अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी है तो उस समुदाय की महिलाओं की क्या प्रगति हासिल की है उसे मापता हूं। ठीक है, तो अगेन देखो, सोशल इंप्रूवमेंट नापने के लिए विमेन एम्पावरमेंट कितना हुआ है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जिस भी देश में अच्छी होगी वो देश हमेशा प्रॉस्परस रहेगा। अगर महिलाएं अच्छी नहीं है, देख सकते हो आप, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं की स्थिति बेकार है, अफगानिस्तान एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वहां पे आप देखो सोशल जो अपलिफ्टमेंट है या सोशल ग्रोथ या सोशल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन अपलिफ्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी सोसाइटी को प्रॉस्परस या डेवलप्ड बनाने के लिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए आदमी थे जिनको पता था कि एजुकेशन ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ध्यान रखा कि वुमेन को वोटिंग राइट दिया जाए। डे 1 से वुमेन को वोटिंग राइट मिला था, जबकि और जगह कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद वोटिंग राइट्स, काफी सालों बाद वोटिंग राइट्स वुमेन को दिए गए थे। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट और वोटिंग राइट अलॉट कर दिए गए थे। ठीक है, उसी विचारधाराओं पे ही चल रहा है देश हमारा। और आज भी हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं बिकॉज कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं या ऐसे जगह पे रह रही हैं जहाँ पे एम्पावरमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। तीसरी और आखिरी उनकी सीख, अगर मरने के बाद भी आप जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। सो भाई हमेशा बोला जाता है ना कि ऐसा कुछ कर जाओ जो लोग मरने के बाद भी आपको याद करें। तो ऐसा कुछ लिख जाओ, बुक्स लिख जाओ, जर्नल लिख जाओ या ऐसी कुछ चीजें लिख जाओ जिससे लोग पढ़ें और उसे याद करें। तो भाई आप देख ही रहे हो, बी आर अम्बेडकर जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। उसके अलावा इतनी बुक्स लिखी उन्होंने जो आप अगर पढ़ लोगे तो आपको एक मेंटल डैजलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि आपके दिमाग के जो हर्डल्स हैं या दिमाग में जो भी ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे। बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी बातें की जो ना केवल पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जबकि जो उच्च जाति हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको लोग पढ़े, जिससे लोग शिक्षा लें, जिससे लोग अच्छी चीजों की बात करें, जिससे लोग आगे बढ़ने की बात करें। जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात करी तो भाई अगर औरतों का सशक्तिकरण होगा तो सोसाइटी डेवलप करेगी, और सोसाइटी डेवलप करेगी तो वो ना केवल महिलाओं के लिए फायदेमंद है बट ये महिलाओं से जुड़े हुए जो पुरुष हैं या पूरी सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद है। तो ये 3 ऐसी सीख हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में डाल लोगे, जिनको अगर आप जीवन में फॉलो करोगे तो शायद आप कामयाबी के एक नए आयाम पे ही पहुंच जाओगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। मेरे को सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और दोबारा से आप सब लोगों को एक बार मैं अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ जो अंबेडकर जी आदर्श छोड़ के गए हैं हम सब लोगों के लिए, उसको हम फॉलो करें। उन्होंने ये बोला था, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे कि आप किसी भी
जो असुविधा है उसको खत्म कर सकते हो। शिक्षा का दूध जिसने पी लिया वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो भाई अगर आपको शेर की तरह दहाड़ना है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रोग्रेस करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर उठना है, अगर आपको लगता है आपको एम्पावर्ड होना है, तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव इन यू। आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एजुकेशन। एजुकेशन से ही हम क्या होते हैं, एक बेहतर इंसान बनते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी ने हमेशा एडवोकेसी की है एजुकेशन की। एन एजुकेटेड मैन इज अ परफेक्ट मैन, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट, जिससे कि सब लोगों को ये वीडियो मिल सके। जय भीम, जय भारत दोस्तों, और बी आर अम्बेडकर जयंती की आपको एक बार और बधाइयां।